आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है राफेल पर अब भी तकरार क्यों। दरअसल 14 दिसंबर को राफेल डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह लगा था एक बार में कि मामला अब ठंडा पड़ेगा और कम से कम अब कांग्रेस तो शायद बैकफुट पर ही आ जाएगी। ऐसा हुआ भी। 14 तारीख को दिन भर बीजेपी के आला लीडरान ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। हालांकि जुमे की ही शाम को पीसी करके कांग्रेस सदर ने जाहिर कर दिया कि कांग्रेस के तेवर नरम नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन एक दिन बाद जैसे ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को लेकर के एक पैराग्राफ में तरमीम की अर्जी दाखिल की, वैसे ही कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए दोबारा हमला शुरू कर दिया। वो लगातार मामले पर जेपीसी की तश्कील का मुतालबा कर रही है। तो इधर कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को झूठा बताकर 70 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुल मिलाकर राफेल पर तकरार अब भी बरकरार है और यह दिखाई देने लगा है कि 2019 इंतखाबात से पहले यह मामला ठंडा तो कतई नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता राफेल मामला आने वाले दिनों में भी सियासी तपिश बढ़ाने का ही काम करेंगे। हालिया सरगर्मी पर तफसील से बात, साथ ही टटोलेंगे कि राफेल पर तकरार अब भी बरकरार क्यों है। जुड़ेगा हमारे साथ खास पैनल भी इस पूरे मौजू पर बातचीत के लिए। तो दरअसल राफेल को लेकर के मामला पेचीदा भी होता जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई एक तरह से कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो उसको लेकर के कई तरह के हमले भी सीधे तौर पर कांग्रेस पर होने लगे और बीजेपी ने सीधा हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। हालांकि शाम में कांग्रेस सदर ने यह साफ कर दिया कि हम इस पूरे मुद्दे पर नरम नहीं पड़ेंगे और एक तरह से यह बात भी कही जाने लगी और बीजेपी की तरफ से खासतौर पर कहा गया कि अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन ठीक है कि एक दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बाकायदा तरमीम के लिए एक अर्जी दाखिल की गई मरकजी हुकूमत की तरफ से, उसके बाद कांग्रेस को हमला करने का एक और मौका मिल गया। और अब हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो सियासी वार पलटवार है और हमला है वो लगातार जारी है। 2019 तक तो कम से कम ये मामला ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खास पैनल मौजूद है। उनसे तमाम मौजू पर हम बातचीत करेंगे। इस पूरे मौजू को तफसील से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के लीडर घनेंद्र भारद्वाज साहब। इसके अलावा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य जी। साथ ही हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी मौजूद हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट दिनेश शर्मा जी मौजूद है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और घनेंद्र जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करने जा रहा हूं कि आप लोगों ने पीएससी को लेकर के बात कही, जेपीसी का भी मुतालबा कर रहे हैं। जेपीसी का मुतालबा पर सीधे तौर पर एक बात कही गई अमित शाह जी की तरफ से कि जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक जेपीसी की बात होगी कहां से सदन के अंदर। एक बात वहीं आज अरुण जेटली साहब ने सीधे कह दिया कि जेपीसी की जरूरत है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अखिलेश यादव भी ये बात कह रहे हैं। और अब पीएससी को लेकर के भी जब आप कह रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं आपको झटका लगा, क्योंकि बाकी रुकन इसको लेकर के तैयार है नहीं, क्योंकि अब सरकार तो सीधे तौर पर खुद ही कोर्ट में जा चुकी है। देखिए सऊद जी, अगर आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को तोड़ मरोड़ के कह दे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाक साफ बता दिया, तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों पे अपना जो डिसीजन दिया है वो बड़ी ऐसी बातें थी जिसपे सरकार ने गुमराह करा। पहली बात, सरकार ने अपना जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल करा और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी उसमें पैरा 25 में सुप्रीम कोर्ट कहती है जो आधार बनाया है कि कैग की रिपोर्ट आई और कैग की रिपोर्ट पीएससी के सामने गई, पीएससी में डिस्कशन हुई, उसके अप्रूवल के बाद ये प्रोसेस शुरू है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कैग की रिपोर्ट पीएससी में गई नहीं। और ये तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे पीएससी में जो चेयरमैन थे, अगर वो पीएससी के चेयरमैन ना होते तो बात सामने निकलती। हमने जब बात इसको उठाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कि पीएससी में ये रिपोर्ट आई नहीं, तो सरकार कहती कि वो टाइपिंग एरर था। हम तो कह रहे थे कि पीएससी में जानी है, जानी और गई, डिस्कशन हुई, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, बार बार सुप्रीम कोर्ट में यह बोला गया, सरकार ने एफिडेविट देके कि जो डिसॉल्व से जो समझौता हुआ है वो उस निर्णय का आधार यह था कि भी रिलायंस जो कंपनी है 2015 में डिसॉल्व से समझौता हो गया था, जबकि रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का गठन ही 2018 में हुआ है, 17 में सॉरी। तो आप सुप्रीम कोर्ट को बार बार गलत करो। तीसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एचएल जो है, एचएल इंटरेस्टेड नहीं था। एचएल ने यह बताया
कि हम इतनी कैपेसिटी में हम काम नहीं कर सकते, ऑफसेट पार्टनर नहीं बन सकती, जबकि एचएएल के साथ 2014 में इसका डिसॉल्व का बाकायदा समझौता हो गया था। और डिसॉल्व के सीईओ ने बेंगलोर में खड़े होकर बोला, बाकायदा प्रेस के लोगों के सामने बोला कि हमारी एचएएल से बात चल रही है, फाइनल नेगोशिएशन पे है। और उस टाइम के जो तत्कालीन विदेश सचिव थे उन्होंने भी इस बात का समर्थन करा। दूसरा, आप कह रहे हो कि आपने ये सुप्रीम कोर्ट में आपने ये डिसीजन, नीतिगत निर्णय ले लिया कि मोदी सरकार ने कि हम 36 राफेल खरीदेंगे। अरे जब एयरफोर्स को 126 की जरूरत थी तो आप 36 पे क्यों गए? और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा क्या पड़ा कि 2014 अप्रैल को प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं और वहीं से घोषणा कर देते हैं कि हम 36 राफेल हम फ्रांस गवर्नमेंट से लेंगे, डिसॉल्व से हमारी बात हो गई है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि 2015 में हमने इसकी अनुमति दी थी 36 राफेल खरीदने की। एक महीना पहले नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं और कोर्ट में आप अपनी बातों में खुद फंस जाते हो। आप कोर्ट में एफिडेविट देते हो कि 31 मई 2015 को। ये तीसरी बात, ऐसी कंपनी जो 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबी थी, उसको देने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? क्यों आप अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे? उसके पीछे आप कारण बताओ, देश के लोग जानना चाहते हैं। ये देश के टैक्स पेयर का पैसा है। आपने ये बात कही ना कि कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। नहीं, आप देखो ना कहां इन्होंने पास ऑन करा। आपने डीएसी से अप्रूवल ली। चलिए, मेरे साथ अभी कांग्रेस, आपने जो बीजेपी के भी हमारे साथ लीडर जुड़ेंगे, मैं उनसे भी जरा आप जो तमाम बातें कह रहे हैं उनका जवाब ले लेते हैं। और मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ रोहित चहल साहब जुड़ भी चुके हैं। रोहित चहल साहब बीजेपी के लीडर, बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे। रोहित चहल साहब, बहुत इस्तकबाल आपका भी। देखिए, बात यही कही जा रही है कि आप दरअसल सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, टाइपिंग एरर बताया जा रहा है। फिर उसके बाद जब आप अपनी डिटेल्स दे रहे हैं तो 1 महीने का पहले बता देते हैं और 1 महीने बाद की डेट देते हैं। तो ये जो है, ये कंफ्यूजन जो नजर आता है, दरअसल आप जो फैक्ट्स दे रहे हैं उसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो रहा है। और उस फैक्ट्स की वजह से ही कहीं ना कहीं अपोजिशन को और कांग्रेस को ये मौका मिल रहा है कि आप पर वो हमला कर रही है। फैक्ट्स क्यों नहीं चेक किए जा रहे? फैक्ट्स क्यों नहीं सही रखे जा रहे? मुझे लगता है कि साहू जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो बौखलाहट है, जो उनके नेता राहुल गांधी और जो उनकी कंपनी है, उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। एक झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने रखा और उसका गुब्बारे की हवा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी। जो झूठ का भांडा सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया। देखिए, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जी देश को गुमराह करने में लगे, और देश को गुमराह नहीं, हमारी जो भारतीय सेना है उसका मनोबल गिराने में लगे थे। इतना ही नहीं, जो भारतीय सेना है उसको जिस तरीके के इक्विपमेंट चाहिए थे, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट चाहिए थे, लगातार उनको डिले करने का काम 2007 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। एक भी रक्षा सौदा नहीं हुआ। इसकी जो डील थी वो फाइनलाइज दौर में थी। उसके बाद भी 8 साल कांग्रेस ने इसको लेकर डील क्यों नहीं करी? क्योंकि बिचौलिए जो रॉबर्ट वडेरा जी, उनके रिश्तेदार, जो राहुल गांधी जी के जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो जो भी मिशेल जी और जैसे लोग आए, उन लोगों को बीच की दलाली नहीं मिल रही थी। एक बात। दूसरी बात, मेरा तो सीधा सीधा कांग्रेस के राहुल गांधी जी से एक बहुत मैं वो करता हूं कि राहुल गांधी जी क्यों शांत बैठे हैं? झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो। वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन लगाती? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि जेपीसी का मुतालबा है, वो जो कह रहे हैं उस पर भी तो आप नहीं आ रहे हैं। एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट में तो कम से कम अर्जियां गई थी, भले सीधे कांग्रेस ने नहीं डाली, किसी और ने डाली, भले वो इनडायरेक्ट कांग्रेसी ही हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के भी अर्जियां थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी बात कह दी ना कि वी आर हेल्पलेस। साउथ जी, सुप्रीम मैं आ रहा हूं नहीं, लेकिन रोहित साहब से पहले जवाब। साउथ जी, देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन दिक्कत तो ये है ना रोहित साहब, दिक्कत तो ये है ना, वहां पर दिक्कत ये हुई कि जब ये बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट को तो ये लगा कि सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तो ये लगा कि पीएससी के सामने सारी बातें जा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो ये सब भी लगा था ना। उसके बाद उस बिहाफ पर उन्होंने फैसला दिया। अब आप चाहेंगे कि एक पैराग्राफ ठीक हो जाए और उस टाइपिंग एरर से फैसले पर असर ना पड़े, शायद अब दोबारा हियरिंग हो। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर दोबारा हियरिंग होगी तो क्या आपको लगता है कि सेम फैसला आएगा? कुछ और चीजें बदली नहीं जा सकती हैं? हो नहीं सकता कि ऐसा बदल जाए कुछ?
देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट तो तय करना है, वो तो जो फैसला आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है। अभी का फैसला है वो सब में महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगातार इसको रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मैं तो आरोप लगाता हूँ सीधा सीधा राहुल गांधी पे, पाकिस्तान के और चीन के इशारे पे राहुल गांधी इस तरीके की रुकावट बनने में लगे हुए हैं। ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करा, आपने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करा, आप गलत तथ्य सुप्रीम कोर्ट में पेश करा, आपका अटॉर्नी जनरल जाकर झूठ बोल रहा है, आप गलत वन ऑन वन बात कर लीजिएगा, आप क्रॉस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जरा मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहता हूं। और अवधेश सर मैं आपके पास आऊंगा। ये जो पूरा मामला है, सिनेरियो जो आप देखते हैं टोटलिटी में, क्योंकि अब यहां से बात नहीं है कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ, क्योंकि बल्कि शुरू से लेकर के अब तक क्या हुआ इस पर जब बात की जाती है, तो क्या ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं जेपीसी की मांग को लेकर के सरकार अगर बहुत पहले इसको लेकर के कदम उठाती या फिर कहीं ना कहीं इसको लेकर के सीरियस सोचती तो आज कांग्रेस के पास इतना हमला करने का मौका नहीं होता, एक बात। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं फैक्चुअल गलतियां हो जा रही हैं इतने सेंसिटिव मैटर में। अगर इस तरह के टाइपिंग एरर्स होंगे तो क्या ये कबूल किया जा सकता है, ये ऐसा लग सकता है कि वाकई ऐसा किया जाना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं इनसेंसिटिविटी को दिखाता है गवर्नमेंट की? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिसने भी पढ़ा होगा, 29 पेज के डिसीजन को मैं करीब 3 बार पढ़ा हूं, उस पर आर्टिकल भी लिख चुका हूं, बोल भी चुका हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी पढ़ेगा वो इस सौदे से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। पहली बात यह ध्यान रखने की मैं वहीं से शुरू करूंगा, जिस कैग और पीएससी की पंक्ति को लेकर हंगामा मचाया जा रहा है वो ब्रैकेट में है, वो पंक्ति अब फैसले में, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। जो तीन मूल बातें उठाई जा रही थी, एक तो था प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, अब उसका उर्दू तो मैं नहीं बोलूंगा, खरीद प्रक्रिया उसको हम बोलते हैं। बिल्कुल सर। दूसरा था प्राइसिंग यानी मूल्य निर्धारण, और तीसरा था ऑफसेट। ये 3 मूल विवाद था। तो प्राइसिंग वाले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए ये भी लिख दिया है कि द प्राइस हैज बीन शेयर्ड विद सीएजी and it has already examined by PS यानी इट इज पब्लिक डोमेन। तो प्राइस को सीएजी से शेयर किया गया है, ये तो सही है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है, पीएससी को नहीं गया है। इसके पहले भी मुझे लगता है कि मैं अभी ढूंढ रहा था, नहीं मिला, लेकिन अनेक फैसलों में ऐसे टाइपो एरर, इसको टाइपो एरर बोलते हैं लीगल भाषा में, बिल्कुल ऐसे टाइपो एरर हुए हैं और उसमें संशोधन हुआ है। तो इसलिए मैं इसको कोई आश्चर्य का विषय नहीं मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट को देखना है। देखिए, पहली बात मैं कह रहा हूं कि ये जो अंतिम, आप पहले अंतिम से शुरू करिए। 34 जो पैराग्राफ है सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है, वो मैं हिंदी में है, लेकिन मैं इसको अंग्रेजी में इसलिए पढ़ देता हूं कि आपका उर्दू का चैनल है। सर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इन व्यू ऑफ आवर फाइंडिंग्स ऑन ऑल 3 एस्पेक्ट्स, बहुत स्पष्ट है, जो तीनों का जिक्र किया। एंड हैविंग हर्ड द मैटर इन डिटेल, देखिए कोर्ट कह रहा है, मैटर को डिटेल में सुनने के बाद तीनों मुद्दों पर वी फाइंड नो रीजन फॉर एनी इंटरवेंशन बाय दिस कोर्ट ऑन द सेंसिटिव इशू ऑफ परचेज ऑफ 36 डिफेंस एयरक्राफ्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब उसने कहा है कि तीनों मामले पर हमने जितना पढ़ा है, जो भी हमारे पास कुछ था उसको देखा है, हमने एयरफोर्स के लोगों को बुला करके पूछा, उसके बाद हमको लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंटरफेयर करने का कोई मेरे पास आधार नहीं है। साथ ही साथ तो लेकिन सर एक चीज और भी मैं समझना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी से समझना चाह रहा हूं आप ही से सर, इसको पूरा करते हुए भी आप बताइएगा कि जब आखिरी पैरा है तो कोर्ट ने यह भी उसमें मेंशन किया है कि हम जो भी अपना फैसला दे रहे हैं वो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 32 के आधार पर दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसको लेकर के अर्जियां थी। नहीं, आर्टिकल 32 नहीं, आर्टिकल 32 एग्जैक्टली ऐसा है, इसने लिखा है। तो वहां पर बात यह आ जाती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के नहीं, इसको भी जरा समझाइए। अरे 32 देखिए, 32 का मतलब वो नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। ये याचिकाएं 32 में डाली गई थी। बिल्कुल, मैं वही मांगा गया था कि 32 के अंदर कार्रवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि उसके अंदर नहीं हो सकती है। 4 याचिकाएं थी। मूल मांग क्या था? पहला तो था कि इस डील को रद्द किया जाए, दूसरा था कि इसको सीबीआई या किसी से स्पेशल जांच किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। तो सवाल यह है कि कोर्ट ने उन सबको, आप देखेंगे फैसला तो शुरू के आरंभिक जो है 21 पैरा में केवल कोर्ट ने यह बताया कि हमारे पास क्या क्या मैटर आए, नियम क्या कहते हैं खरीद के, कब कब एयरफोर्स के गए हैं। 2001 में तो कोर्ट कह रहा है कि 2001 में फैसला हुआ पहले खरीदने का। आप सोचिए ना, हमारा देश कितना अभागा है कि 2001 में यह तय हो गया कि अब हमको खरीदना है। 2018 में भी हमारे पास और हमारे पास ये हंगामा बना हुआ है। इसकी पूरी डिटेल देखिए, मैं इसमें
जो ये आरोप घनेन्द्र जी लगा रहे थे, अब कांग्रेस का कोई व्यक्ति है, कांग्रेस ने जो लाइन लिया है उसी पर बोलेंगे, उनको तो इनका कोई और तो बोलेंगे ही, मेरा बोला। लेकिन एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा है कि प्रोसेस में जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें कहीं कोई मुझे दोष नहीं दिखा, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, कहीं नहीं दिखा। तो और क्या चीज, दूसरा उसने कहा है कि प्राइसिंग का हमने पूरा डिटेल देखा, दुनिया के विमानों के साथ हमने तुलना किया है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल है इसलिए हम इसको नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट हैं। और तीसरा ऑफसेट के बारे में उसने कहा है, ऑफसेट के बारे में एक चीज देश सबसे बड़ी बात जो है वो मेल जानना चाहिए। देखिए ऐसा है, इस देश को शायद बहुत लोगों को कम जानकारी है कि दसाल्ट इसमें अकेली कंपनी नहीं है, 4 कंपनियां मिलकर बनाती है इस पूरे को, और ऑफसेट पार्टनर भी अकेले रिलायंस। दसाल्ट जो है 40% का इसमें पार्टनर है स्वयं, तो 40% में उसने 72 MOU साइन किए हैं जिसमें रिलायंस एक है, वो करीब 840 करोड़ का पार्टनरशिप हुआ जिसमें 51% ये लगाएंगे। घनेन्द्र साहब से भी इसका जवाब लेंगे, 30,000 करोड़ कहां से गया। दिनेश जी आप देखिए इतने फैक्चुअल तरीके से अवधेश जी अपनी बात रख रहे हैं, इन फैक्ट्स को देखने के बाद तो लगता है कि इस डील में कहीं कुछ नहीं है। फिर आखिर आप जब देखते हैं इस पूरे मामले को, आप भी बहुत डिटेलिंग में जाते हैं, तो फिर कांग्रेस हल्ला क्यों मचा रही है? देखिए इनकी जो हरकतें हैं जो आज तक करते हैं उन पे यकीन नहीं होता। सर इनकी कांग्रेस की, बीजेपी की बात कर रहा हूं। ओके। अभी तक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये इनका एक जरिया था। आज इन्होंने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, उसमें लिख दिया कि टाइप एरर हो गई है। अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा कि वहां कह दिया कि राजभवन की फैक्स मशीन खराब है। अब इन पे कैसे यकीन होगा कि ये सच बोल रहे हैं? और जहां तक अवधेश जी ने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, सर इन्होंने वहां पे ये लिख के भी तो दिया है ना कि सीएजी ने ये कहा, वो पीएससी के सामने पेश हुआ। अब इन्होंने बंद लिफाफे में क्या, आज टाइप एरर कैसे हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए? आप मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज इन्होंने उसको भी एक तरह से बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोबारा हलफनामा देंगे। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत बड़े लॉयर हैं, उन्होंने पीएम से रिक्वेस्ट की है, प्रधानमंत्री जी ये पता लगाएं कि ये झूठा गलत हलफनामा किसने दिया है, किसने वहां पेश किया है। तो मेरा सिर्फ मतलब ये है, ये कोई अनजाने में नहीं किया गया, गलती अनजाने में होती है, जानबूझ के जो करा जाए वो गलती नहीं होती। इन्होंने जो किया है वो जानबूझ के किया है, क्योंकि खड़गे साहब उसके चेयरमैन थे पीएससी, उनको लगा कि अब हम फंस जाएंगे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर गुहार की कि हम जो हमसे गलती हुई है, हम टाइप एरर था, तो प्लीज रिक्वेस्ट करके आप इसको क्लियर कर दें। इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इनको अपनी फजीयत दिख रही है आने वाले समय में कि और इन्होंने कितने झूठ बोलेंगे। नहीं, एक बात मुझे ये बताइए सीधे तौर पर, जैसे अवधेश जी ने भी तमाम फैक्ट्स पेश किए और रोहित साहब भी जो बात कह रहे हैं, क्या हम ये माने कि कांग्रेस का गुब्बारा फूट गया? देखिए अभी ताजा इनको पता लगा है किसका गुब्बारा फूटा है। बेकार की बात करते रहो चैनल बैठे, गुब्बारा फूट गया, ये तो अहंकारी थे, इनका अहंकार खत्म हो गया है। अभी तो शुरुआत है। नहीं सर, राफेल मैं राफेल की बात कर रहा हूं कि राफेल कोई गुब्बारा नहीं फटा, क्या दम बचा रह गया कांग्रेस के पास? क्योंकि ये कह रहे हैं अवधेश जी कि फिर भी आखिर सवाल उठा रहे हैं और बड़े डिटेल वे में कोर्ट ने बातें साफ कर दी। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है उसमें कई चीजें गलत दी गई थी आपके हिसाब से, लेकिन क्या अभी आने वाले वक्त में जैसा भी कांग्रेस का स्टैंड दिख रहा है, हम ये माने, हम ये समझें कि नहीं अब कांग्रेस कम से कम बैकफुट पर आएगी, उसके पास कुछ नहीं बचा, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक बुनियाद बीजेपी के पास है कि वो ये कहे कि नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक तरह से क्लीन चिट दी। क्या ऐसा आप देख पाते हैं? देखिए अब ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे, इलेक्शन आने वाला है, अपने कुछ ना कुछ वो करेंगे, ये ड्रामेबाजी जो करते आते हैं आज तक। अभी आपने देखा कि धर्म संसद हो गई थी 25, 26, 27 को, 28 तारीख को मध्य प्रदेश में इलेक्शन था। उधर राजस्थान में आपने देखा नोटिस भेजने शुरू कर दिए, अगले दिन इलेक्शन था। तो ये हथकंडे अपनाते रहते हैं, ये तो मास्टर है इस बात के। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट अब इनके उसमें आने वाला नहीं है। इन्होंने बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ी है, उसमें ये तो नहीं लिखा कि आप पीएससी ना कराएं, मतलब ये जेपीसी ना कराएं, वो तो ऐसा तो नहीं लिखा उसने। भाई प्रेरोगेटिव जेपीसी का है, आज तक आप बोफोर्स में हुई है,
ये बात भी लिखी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, अवधेश सर के पास तो वो पूरे फैसले की कॉपी भी है कि हाँ ठीक है हम उसके आगे नहीं जा सकते, अपनी एक हद भी बताइए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने। ये गलत फैसला नहीं, ये रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि मेरी कोई लिमिटेशन है। एक मिनट घने, ठीक है, देखिए ये बिल्कुल, ये भी एक ना गलत चीजें हो रही है। जिस सुप्रीम कोर्ट को देश में संविधान की समीक्षा करने का अधिकार है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को बता सकती है गलत, उसने कहीं नहीं कहा है कि इसमें हमारा जो है इसके बारे में कहा जा रहा है, उसने ये कहा है कि यह निश्चय न्यायालय का काम नहीं है कि हम इस तरह के मामलों में मूल्यों की विस्तार से तुलना करें। लेकिन ऐसे एक सेकंड, उसने ये नहीं कहा उसके, लेकिन ये पंक्ति के पहले उसने क्या कहा है और बाद में क्या कहा है, भी जरा समझ लेंगे सर। वो दोनों देखना जरूरी है। उसको भी समझेंगे, लेकिन भट्टाचार्य सर मुझे ब्रेक पर जाना पड़ जाएगा और मैं भट्टाचार्य सर के पास भी नहीं जा पाया हूं। मुझे जरा उनसे भी रिएक्शन लेना है कि उत्पल सर ये जरा बताइए कि ये ठीक है एक पॉलिटिकल मैटर हो गया, लेकिन 2001 में हमें यह जरूरत महसूस हो गई कि हमें इस तरह के एक एयरक्राफ्ट की जरूरत है, और 2018 के आखिर में भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी प्राइसिंग ठीक थी या नहीं थी, इसको किस तरीके से डील की गई, कोई बिचौलिया था या नहीं था। क्या हमारे इन सब के बीच में जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी एयरफोर्स को और हमारे मुल्क को एक बड़ा नुकसान नहीं सहना पड़ रहा? देखिए, आपने जैसे बताया एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी, कितना हमारा स्ट्रेंथ चाहिए, इसके लिए एक थ्रेट असेसमेंट होता है। हमारा एडवर्सरी कौन सा साइड में कितना है, तो और हमारा पास कितना स्क्वाड्रन होना चाहिए, जैसे एयरफोर्स, नेवी का कितना फ्रिगेट होना चाहिए, आर्मी का कितने डिविजन होना चाहिए, इसका थ्रेट एनालिसिस करके हम लोग अराइव होते हैं। जैसे अभी के लिए ये ऑप्टिमम थ्रेट एनालिसिस, ऐसा नहीं कुछ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। 42 एयरफोर्स का स्क्वाड्रन होना चाहिए, मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट फॉर ऑल रोल्स, इंटरडिक्शन, एयर टू एयर। तो उसमें हाई ग्राउंड में अभी 31 स्क्वाड्रन, 31, हाँ, और 11 स्क्वाड्रन भी चाहिए, कम है। लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, 2022 तक, ये साल तो खत्म ही हो गया, 3 साल 3.5 साल का बीच में हमारा जो 1970 से जो सर्विस दे रहा है मिग, उसका भी 10 स्क्वाड्रन आपको आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है इसको कि आखिर कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन में है हमारा। तो 11 स्क्वाड्रन कम है, लेकिन तब 21-22 स्क्वाड्रन कम हो जाएंगे। इसी मामले में हम लोग का ये बहुत चिंता का विषय है। आप जैसे बताया, दोनों का बीच में फंस के, मैं और रोहित साहब आ रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। ठीक है उत्पल सर, इसके जरा और डिटेलिंग आपसे लेंगे और मैं एक बार फिर से आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन राफेल डील को लेकर के मचे सियासी घमासान पर आज हम बात कर रहे हैं। एक दूसरे को घेर रही हैं बीजेपी, जहां अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कह रही कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर झूठ फैलाया, तो कांग्रेस अब यह कह रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी यानी कि या मरकजी हुकूमत एक बार फिर से कोर्ट में पहुंची और अर्जी दाखिल करके उसमें करेक्शन की बात कही, तो फिर अब कांग्रेस को यह मौका मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट को मरकजी हुकूमत गुमराह कर रही है। और यही सब कुछ चल रहा है, इसी पर हम जरा तफसील से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। रोहित साहब, मैं आपके पास आऊं और तमाम बातें कही गई, उससे पहले जरा मैं घनेंद्र साहब के पास आना चाह रहा था कि घनेंद्र साहब जरा यह बताइए कि इन सब में देखिए फैक्चुअल जब हम देखते हैं तो फैक्ट्स तो कहीं ना कहीं इस तरीके से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वो अवधेश जी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बाकायदा तोड़ करके वो बता रहे हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है, उसमें फैसले में कहा क्या गया है। आप क्या फैक्ट्स रख सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर के आप अब कहेंगे 3 मेजर पॉइंट से, रिक्रूटमेंट, उसके अलावा प्राइसिंग और उसके अलावा ऑफसेट पार्टनर, इन तीनों की बात तो कम से कम कोर्ट ने क्लियर की है ना? मैं साउथ जी, मैं भी तो वही कह रहा हूं, हम भी तो अभी नहीं 3 पॉइंट पे उलझे हुए हैं कि ये जो 3 पॉइंट है इन पे कोर्ट ने किसी को क्लीन चिट नहीं। प्राइसिंग के ऊपर कोर्ट ने बुलाया, प्राइसिंग के ऊपर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने एयरफोर्स के स्टाफ को बुलाया, एयर चीफ मार्शल को बुलाया, वो कोर्ट में नहीं गए। दूसरी बात, ऑफसेट पार्टनर किसने चुना? 2014 में मोदी जी जाते हैं अप्रैल में फ्रांस में, और वो वहां के, मैं नहीं कह रहा, फ्रांस के जो एक्स प्रेसिडेंट थे ओलांदे साहब, उन्होंने बोला
कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें रिलायंस का नाम सुझाया और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऑफशोर पार्टनर रिलायंस को बनाना चाहिए। ओलान साहब बाद में पढ़ते भी ओलान साहब नहीं मुकरे, और जो आज के वर्तमान राष्ट्रपति है फ्रांस के मित्रों, उन्होंने भी उनकी स्टेटमेंट को खारिज नहीं करा। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी, लेकिन उन्होंने अपने बयान से कहीं ना कहीं एक तरह से कंफ्यूजन जाहिर की थी। देखो सरकार एफिडेविट में झूठ क्या बोल रही है। दूसरा, सरकार ये कहती है कि रिलायंस जो अपना डिफेंस लिमिटेड है, इससे हमारी बातचीत शुरू हुई 2014 में, जबकि इस कंपनी का गठन ही 2017 में हुआ है। 3 साल पहले आपने किससे शुरू कर दी। तीसरी बात, 526 करोड़ का एयरक्राफ्ट 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया, सेम टेक्नोलॉजी के साथ। और जबकि सरकार ने बोला था कि गवर्नमेंट कह रही है कि टेक्नोलॉजी जो एम्बिशन अलग है। नो, सरकार ने यह बोला था कि इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, और जब असली डील सामने है तो इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं है। टेक्नोलॉजी ठीक है, सिर्फ रोहित शैल साहब कंट्राडिक्शंस हैं। तीसरी चीज, आपकी बातों में कंट्राडिक्शन की बात कह रहे हैं गजेंद्र साहब। जल्दी से चोरी बता रहा हूं, चोरी कैसे पकड़ी गई। एक रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी थी, रिलायंस डेवलपमेंट, अपनी बात पूरी कर ले रोहित भाई, इसका भी जवाब देना। रिलायंस डेवलपर लिमिटेड एक कंपनी अनिल अंबानी ने बनाई, जिसके जो कंपनी 8 लाख रुपए के कर्ज में डूबी हुई थी, और रिजल्ट क्या करती है, हाँ। उसका 10 रुपए का शेयर 1400 रुपए में खरीदती है। क्यों खरीदती है? एक कंपनी 8 लाख रुपए के कर्ज में डूबी हुई, 10 रुपए का शेयर उसकी मार्केट वैल्यू, उसको डिजॉल्ट 1400 रुपए में खरीदती है। क्या इससे आप कई सतहें हैं रोहित साहब, और कंट्राडिक्शंस भी कई तरह के नजर आ रहे हैं जो गजेंद्र साहब जिक्र कर रहे हैं, जिनका क्या जवाब है आपका? बहुत, मैं तो कह रहा हूं ना, गजेंद्र साहब और राहुल गांधी की जो बातें हैं ना, वो लगभग एक जैसी हैं। चैनल्स पे बैठ के, पब्लिक के अंदर बैठ के सारी बातें मतलब करना, पक्के कांग्रेसी हैं क्या? बातें तो जो बी कंपनी थी राहुल गांधी जी कांग्रेस की, ठीक है, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस की जो बी कंपनी, सही बात है। मैं इसीलिए तो ये बात कह भी रहा हूं कि उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता। बहरहाल रोहित साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए मैं पूरी बात आ जाऊं, देखिए जवाब आ रहा है। नहीं, फिर आप ऐसे पॉइंट्स जोड़ते रहेंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। झूठ का पुलिंदा। हाँ। सर आप भी ऐसे जोड़ेंगे, फिर मैं भी ऐसे जोड़ूंगा। आप भी नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आप मुझे नहीं बोलने, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो, देश को सच्चाई सामने आने दीजिए। आपने जो झूठ देश के अंदर फैलाया, उस जनता को सामने आने दीजिए। मेरा तो एक सीधा सा राहुल गांधी जी से प्रश्न है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके पूरे विश्व के अंदर आपका चैनल देखा जाता है, शायद राहुल गांधी जी भी देख रहे हो, तो मेरा यह है कि उनको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए कि उनकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। ये बड़ी बात, ये बताना चाहिए कि 2001 के अंदर जब अटल जी की सरकार आई, तब विमान की खरीद की बात हुई, और उसके बाद मोदी सरकार आई तो विमान फाइनल हुए। इसके बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक भी रक्षा सौदा क्यों नहीं हुआ? आपको यह बताना पड़ेगा। कंट्री टू कंट्री कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना कि कोई बिचौलिया जो हर बार कांग्रेस पार्टी करती थी। 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स का आर्मी को चाहिए थी, लेकिन वो एक भी जैकेट ना ऑर्डर हुई ना आई। मोदी जी आए, तुरंत उसकी जैकेट्स ऑर्डर हुई, वो क्यों नहीं हुई? एक भी रक्षा सौदा क्यों नहीं हुआ? आप ये बताइए कि आप लगातार आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आप कोर्ट के अंदर जाकर ये बातें खुद क्यों नहीं कह रहे? ये सारी बातें तो कोर्ट ने कह दी, और आपने तमाम कंट्राडिक्शंस की तो बात कर दी, लेकिन रोहित साहब देखिए, इनके सवाल के जवाब नहीं आए। आपने जो सवाल खड़े किए, मैं उनका जवाब दूं, लेकिन इन्होंने जो बातें कही उसका भी जवाब आ जाए जरा आपसे। लेकिन मुझे सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता दें राहुल गांधी जी। ठीक है, लेकिन आप इनकी बात का जवाब नहीं देंगे क्या? मैं इनसे जवाब लूं? देखिए, होता क्या है ना कि आप एक दूसरे पर से सवाल खड़े करते हैं, जवाब नहीं आ पाता है। दिक्कत यही हो जाती है। मेरा तो बहुत, देखिए जवाब इसका जिस तरीके से उन्होंने कहा, मैंने कहा, देखिए इन्होंने क्या कहा, कोर्ट ने कहा पैसों की बात, तो देखिए इनकी जो इनकी डील हुई थी वो एक फ्लाइंग मशीन की डील हुई थी, और हमारे जो आ रहे हैं वो पूरे इक्विप्ड और टेक्नोलॉजी के साथ, मिसाइल्स के साथ आ रहे, और फ्लाइंग मशीन की गजेंद्र साहब का दावा है कि डील ओपन होने के बाद ये बात क्लियर हुई कि दोनों ही एयरक्राफ्ट सेम है। हमारा एक क्लॉज है देश के अंदर। देखिए, सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, समझना क्या जो ये डील 126 दावा है, सेम डील है, मैंने नहीं बोला, ये आपका दावा है। कोर्ट में एफिडेविट दिया है, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला है, ये मैंने नहीं बोला, ये आपका अटॉर्नी जनरल गया था कोर्ट में, मुकुल रोहतगी, उसने कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया है कि ये वही डील है जो यूपीए के टाइम पे हुई थी।
तो हमारा सवाल सीधा सा ये कि जब वही डील है, वही एयरक्राफ्ट है, तो 526 करोड़ का छोटा सा प्रश्न है, डील हुई थी तो विमान कहाँ है? 40,000 करोड़ विमान तो आप लोगों ने नीलम को फायदा पहुंचा दिया। बैठे हुए उनके पास कोई फैक्ट नहीं है, कांग्रेस के बोल रहे हैं इनके पास कोई फैक्ट नहीं है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि ऐसा एफिडेविट सरकार ने नहीं दिया था, आप मुझे विवश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अब मैं चुनौती दे रहा हूँ कि एफिडेविट दिखा दीजिए, ये एफिडेविट ऐसा सरकार ने नहीं दिया था। क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, भाजपा गलत बोलेगी तो देंगे की चुनौती दे दो। जेपीसी ऐसा है, जेपीसी पर अननेसेसरी आप इसलिए कि आप लोग देश को गुमराह कर रहे हैं गलत तरीके से। राजनीति करनी है, राजनीति करिए, बीजेपी से लड़िए, देश के रक्षा को मत गर्द में डालिए। मुझे क्या करना चाहिए इसका मुझे अच्छी तरह अनुमान क्या किस चीज में भाजपा को चुनौती दी? आप यहाँ बैठ करके वो बातें कर रहे हैं जो कोर्ट ने कहा नहीं है, आप वो बातें कर रहे हैं जो कोर्ट में दिया नहीं गया है, आप बिल्कुल गलत चीजें बोल रहे हैं। ये तो मैं बैठ के नहीं सहन कर सकता हूँ। मैं कोर्ट के फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हुआ आप क्या, आप अटॉर्नी जनरल हो, आप क्या जज हैं? पर्सनल मैं वो कह रहा हूँ जो कोर्ट में गया है। आप कैसे मेरी बात को डिनाई कर रहे हैं? कोर्ट में लिखा है कि हमारे पास आया। आप मुझे चुनौती दे रहे हो, कांग्रेस के तो अजीब हालत है। हमारा अधिकार है, अधिकार नहीं हो, जेपीसी नहीं हो, आपने घूस नहीं खाई, दलाली नहीं खाई, नहीं तो जबरदस्ती जेपीसी क्या बनना चाहिए? आप रक्षा के साथ खिलवाड़ करने क्या बात कर रहे हो? और पर्सनल अटैक करेंगे तो समस्या हो जाएगी। आपने कहा कि आप कौन हो, मैं पूछता हूँ आप कौन हो? आप कौन के लिए बताओ? आपको इसलिए दिया है, आप इसलिए दिया है कि आप गलत तथ्य रख रहे हो। मेरा गलत है तो वेस्टलैंड के अंदर आप क्या हो? आप कांग्रेस के क्या हो? आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं। आप बैठ के टीवी पर और चेहरा बना के लोग बुला के बैठाते हैं, आप कुछ भी नहीं हो, गलत चीज बात कर रहे हो, पर्सनल अटैक करते हैं। मैं क्यों कैसे डिसाइड नहीं करूंगा? मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ड्यूटी सच्चाई को रखना है। आप गलत चीजें रख रहे हैं, आपकी गलत बात को सुनूंगा, बिल्कुल टोकूंगा। मैं आपकी गलत बात को सुनूंगा। नहीं ना, आप गलत बात बाउंड्री गांधी तो मैं आपके लिए क्या वेस्टलैंड के अंदर चुनौती की मैं कहा कि एफिडेविट नहीं किया की बात कर रहा हूं। ठीक है अवधेश जी, अवधेश जी, गणेश जी, नहीं पर्सनल अटैक गलत तरीका है। आपने शुरुआत करी पर्सनल। मैंने कहा आपको, आप दिखाइए कहाँ है वो शपथ, कहीं नहीं गया। आप दिखाओ। नहीं तो हम तो दिखा रहे हैं, हम नहीं है इसमें। ठीक है, मैं रोहित मेरे पास है गणेश साहब, कैमरा लगाओ, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कोर्ट के फैसले में क्या इसका भी मतलब है। अवधेश जी, ठीक है सर, गणेश साहब, ठीक है, अरे सर ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पर गणेश साहब और पर्सनल नहीं होना है, गणेश साहब और अवधेश एक से सुनिए, समझ रहा हूँ। 21 पैराग्राफ था, कोर्ट ने लिखा है कि उसके पास क्या क्या पेपर आए हैं, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं उस एफिडेविट का जिक्र नहीं है। ठीक है सर, आपने वो बात कही और यही बात आनी चाहिए। असल में मुल्क के मफाद में क्या है वो बात आनी चाहिए। अवधेश जी और गणेश साहब, हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर मुल्क के मफाद में क्या है। ठीक है, सियासी बातें हो सकती है, वो चैलेंज दे रहे हैं, उसमें उन्होंने गलत नहीं कहा। अगर उनके पास कोई फैक्ट है तो आप भी वो फैक्ट रख करके बोलिए, चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरा चैलेंज है राहुल गांधी को, नहीं था। और मेरा चैलेंज है, अगर कोई फैक्ट है तो कोर्ट में जाएं। कह रहे हैं कि आप यहाँ पे गणेंद्र जी बैठ के झूठ ना फैलाएं। ये गणेंद्र जी जाए कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट ने मुंह पे तमाचा मारा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मुंह पे तमाचा मारा आप लोगों के। सब आपके पास आता हूं, रोहित चल साहब आपके पास आता हूं। उत्पल सर ये बताइए, आज आप सुप्रीम कोर्ट को मानने से मना कर रहे हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे थे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे और हम चाह भी रहे थे कि उस पर और डिटेल पे बात हो कि आखिर आप कह रहे हैं कि कितनी ज्यादा हमें सख्त जरूरत है, और कोर्ट भी इसको लेकर के फिक्र जाहिर कर रहा है। वो भी कह रहा है कि पड़ोसी जो ममालिक हैं, 4th और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट उनके पास थे, लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है, तो हम इसको छोड़ करके क्यों नहीं मुल्क के मफाद में जो चीज ठीक है उस पर आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को आप क्या कहेंगे एज एन एक्स आर्मी मैन? नहीं, ये तो किसी का शक नहीं है, कोई पार्टी का शक नहीं है। ये जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है राफेल का, जैसे चारों से ये चुना गया, एक स्वीडन का था, एक इजराइल का था और F-16 का एक लेटेस्ट वर्जन का था, एंड ये रफाल का था, डसॉल्ट का, रफाल का। ये सब मिला के सबसे अच्छे इंडियन कंडीशंस के लिए, मल्टी रोल के लिए, एयर टू एयर इंटरडिक्शन, एयर टू ग्राउंड अटैक, एयर टू
इवन अटैक इन द सी, उसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए ये सबसे अच्छा जहाज है, इसमें किसी का कोई शक नहीं है। एक दफे हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने अप्रैल 2015 में जब फ्रांस गए तब बोला ये हम खरीदेंगे। उसका ज्वाइंट पीसी में भी इसका जिक्र हुआ था। उसका तकरीबन 1 महीना पहले जब डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने बताया, अच्छा ये तो ऐसा कीमत पड़ रहा है, आप जैसे ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज जिसको रशियन इक्विपमेंट हम लोग बोलते हैं, जिसको वार्सो पैक्ट कंट्रीज पुराना जमाना में बोलते थे, विज़ नेटो कंट्रीज वेपन, तो उसका सस्ता होता है थोड़ा। बोलो तुम्हारे पास तो था, तुम सुखोई 30 Mark 1 ले लो। तो हमारा उस टाइम में एयर चीफ अरूप रहा बताया ना, उसका कैपेबिलिटी अलग है। हम लोग मिराज 2000 भी यूटिलाइज किया और उसी कंपनी डसॉल्ट नहीं बनाया था, तो वो हमने यही हमको लेना है, तो तब वो मान गया। तो बात अभी है कॉस्ट का। कॉस्ट का एक चीज देखिए, इट इज नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, उसका ऑपरेशन कॉस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 40 years होता है, दैट इज नोन एज द साइक्लिक ऑपरेशन कॉस्ट। उसका होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों 36 उधर से ले रहे हो, बाकी हमें अपने से बनाना है, बाकी अपना आपको तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन तो कॉस्ट ऑफ गारंटी। हमको इधर HL बनाए, अंबानी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको गारंटी देगा डसॉल्ट, क्वालिटी कंट्रोल डसॉल्ट, R&D डसॉल्ट, उसका पूरा एक टीम इधर रहेगा। ये सब कुछ का कॉस्ट है। इट इज नॉट खिलौना लेकर आ गया बाजार से 10 रुपया तो 10 रुपया। तो सर क्या वो 520 से 1670 हो सकता है? नहीं, ये हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, ये हम नहीं बोल रहा हूँ। जो 500 इसीलिए दैट्स व्हाई आई जस्ट आस्क कि क्या ये है, ये जो आप पॉइंट रख रहे हैं, डिटेल्स मेरे को पता नहीं। हाँ बिल्कुल सर, वो कॉन्फिडेंशियल है। नहीं होगा लेकिन ठीक है, इतना बताता हूँ, ये हमारे लिए सख्त जरूरत है और डिले नहीं कर सर। इस बात को तो शायद कांग्रेस भी डिनाई नहीं करेगी, जरूरत तो सख्त है, ठीक है, वो अपनी बात रख रही है और अपनी बातों में कहीं ना कहीं करप्शन का जिक्र कर रही है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुल्क का कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि हमें इस तरह के एयरक्राफ्ट की इस वक्त जरूरत है। ये पूछ रहे थे कि आखिर राफेल पर अब तकरार क्यों, और आप इस डिबेट में देख रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, तकरार क्यों है। कई तरह के कंट्राडिक्शंस की भी बात सामने आ रही, कई तरह के फैक्ट्स भी रखने की बात हो रही है और इसी वजह से ये तकरार बरकरार है। और असल में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको भी कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर वो फुल एंड फाइनल फैसला नहीं है और बहुत सी परतें और बहुत सी चीजें अभी इसमें सामने आनी बाकी हैं। इसलिए इस पर अभी भी हमलावर अपोजिशन भी है और फिलहाल जो है सरकार भी इसको लेकर के अपोजिशन को घेर रही है। दिनेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए यहां पर फैक्ट्स की बात हो रही है, बार बार फैक्ट्स रखने की कोशिश की जा रही है और फैक्ट्स को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखता है कि सरकार सही कह रही है। घनेन साहब कुछ बातें जिक्र करते हैं और कुछ कंट्राडिक्शंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर इसके पीछे जो पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने की जो कोशिश है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूं, उससे कहीं ना कहीं मुल्क का तो नुकसान हो रहा है ना सर। पॉलिटिकल बेनिफिट हो जाएगी, आप 3 सूबे जीत जाओगे या फिर 2019 में जीत या हार जाओगे, लेकिन आखिरकार नुकसान किसका होगा? मुल्क का ही होगा सर। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कंट्री टू कंट्री डील है। क्या फ्रांस की कंट्री उसकी गारंटी दे रही है? मैं चहल साहब से पूछना चाहूंगा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ये ना गाएं कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। दूसरी बात, अभी आपने फौज के लिए कहा कंपनी यानी कि 10 गारंटी देती है, को छोड़ो ना, वो अभी तो कह रहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। आप देखिए ना इनकी बातों में। दूसरी बात नहीं है, अभी आपका नंबर है तो बोले ना चल साहब। अभी दिनेश साहब के पास मैं बहुत देर बाद आ पाया हूं, मैं उनकी बात मिलेगा चाहता हूं। ठीक है, मौका खत्म नहीं हो रहा। नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें सर। और दूसरा मैं ये कह रहा था, जैसे अभी फौज के लिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस फौज को भी धोखा, कितने शर्म की बात है, कितनी गिरवी बात करते हैं कि कांग्रेस फौज को धोखा दे रही है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वे में फौज का इस्तेमाल करते हैं। आज तक किसी, मैं आपके चैनल में बैठ के कह रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के पार्ट थे, उन्होंने भी कहा है अपने लेख में कि बीजेपी को यह नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया। आज ये फौज के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस फौज का इस्तेमाल ये कर रहे हैं।
कांग्रेस ने आज तक धोखा नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी, देखो कितनी घबराहट हो रही है, कितनी घबराहट हो रही है चहल साहब को। अरे चहल साहब घबराहट क्यों हो रही है? अरे घबराहट क्यों रहे हो? जो ये कहते हैं कि अरे भाई साहब वो कहते हैं जो कहते हैं, अपना देखो आप क्या कहते हो। बताएंगे कि फौज के बारे में। अरे आप फौज को छोड़ दो, मांगते हैं राहुल आज गांधी। 60 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, कभी फौज पे दबा नहीं लगा। आज आपने फौज को भी पॉलिटिकल यूज किया है। फौज का नाम ले लेकर आप 10 साल तक सेना के लिए मैं चाहूंगा कि कोई डील नहीं करते। आप बताएंगे फौज के बारे में। बात ही कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। हमारे सेना के छाती में गोलियां लगती रही, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी और आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिला सके। मोदी जी आए, रात ही बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाई। कोई सब कुछ जो था सब कुछ देश में शर्म आनी चाहिए। सेना नहीं हमारी वहां पे लड़ रही है और आप उसकी शहादत से आप कहते हैं कि भैया सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में आग लगवा सकते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, कांग्रेस से गौ गोबर कर सकते हैं। जो कांग्रेस से मुझे पता है आपका सिर्फ एक एजेंडा है कि कम से कम सेना को आज जरूरत है। अब आप जनता आपके बेकावे में नहीं आ रही है। हमारे फाइटर जेट्स की तो कम से कम अब आप जाने की तैयारी करिए। बने पाकिस्तान के एजेंट पर बने। आपने स्टेटमेंट्स पर जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राफेल को लेकर के जो मैं पूछना चाह रहा हूं उस पर आपका जवाब क्या है? आप राफेल डील को लेकर कोर्ट में जाइए ना। ठीक है, आप अपना इंफॉर्मेशन बताइए। क्या है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, एक सेकंड रोहित, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं। ये घनेंद्र ने 4-5 जो है क्वेश्चन उठाए, मुझे तो ऑब्जेक्शन लगा, मैंने कर दिया। लेकिन आपके पास भी तो ये फैक्ट चाहिए कि हाँ इन्होंने ऐसा शपथ पत्र दिया है कि नहीं दिया है। ये चीजें आप कोर्ट में यहां जाने के लिए तो जी सलाम पर बिल्कुल नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं सर, आपने जैसे ऑब्जेक्ट किया, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा था, बिल्कुल नहीं दिया। झूठ बोल रहे हैं यहां बैठ के। मैंने कहा ना घनेंद्र जी लगातार देश को जैसे राहुल गांधी जी गुमराह कर रहे हैं उसी तरीके से गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं घनेंद्र जी को यहां बैठ के आपकी डिबेट में। उनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। आपको अगर घनेंद्र जी इतना है तो आप वो दिखाइए ना, डिबेट पर सामने लाइए। यहाँ पर आप झूठ मत बोलिए राहुल गांधी की तरह। कंपनी एचएल को क्यों दरकिनार किया गया? मैं तो एक 15 दिन पुरानी नहीं है सर, 2012 में कंपनियां दोनों भाई अलग हुए हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, 2012 के अंदर उनकी डील हो चुकी थी। अपने फैक्ट्स क्लियर करिए आप पहले, यहाँ बैठने से पहले। लेटर ऑफ कंफर्ट का मतलब है कि टेक्नोलॉजी, आप अपने फैक्ट्स को क्लियर कीजिए। 2012 में उनकी डील हो चुकी थी जब कांग्रेस की सरकार थी। कोर्ट को आपने दोनों भाई अलग हुए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अगर आप गलत फैक्ट लगा के गलत साहब आप ये बता दीजिए, ठीक है, आप दोनों अपनी बात गांधी जी और कांग्रेस साहब में जल्दी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि सर देखिए राफेल हो रही है। आप ठीक है, घनेंद्र जी को बताना पड़ेगा। ठीक है, उसी पर आप लोग ईमानदार देश के लोगों को पता चल जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सर, वक्त कम है मेरे पास। आप और राहुल गांधी में ज्यादा अंतर नहीं है। ये जेपीसी की जो बात है, क्या वाकई आखिरी जो रास्ता है वो यही है कि जेपीसी की तश्कील हो जाए और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब साफ हो जाएगा? उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है सर। देखिए, ये पार्लियामेंट का एक प्रेरोगेटिव है, कोई किसी का एहसान नहीं है। जेपीसी होनी चाहिए। अगर ये इतने बड़े साधु संत हैं, इन्होंने चोरी डाका नहीं डाला तो जेपीसी करने में दिक्कत क्या आ रही है इनको? भाई सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हो पार्लियामेंट चलने तो दीजिए आप। पार्लियामेंट क्या करेगा? ढोंगी हो, कुछ नहीं कराओगे। आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं बहस कोर्ट में आप घुटने के बल बैठने वाले हो। बहस कीजिए ना, बहस से नहीं है मैं उत्पल सर के पास फाइनल कमेंट में जाना चाह रहा था, लेकिन आ नहीं पा रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है सर, लेकिन उत्पल सर का भी कम से कम इस पर रिएक्शन जरूरी था कि आखिर हम इन सब के बीच कब तक उलझे रहेंगे। सर जल्दी से अगर आप 5-10 सेकंड में अपनी बात रख सके। उत्पल सर, बहनों भाइयों, ठीक है। देखिए 1989 में बोफोर्स को लेकर ये हुआ था, लेकिन अच्छा चीज हुआ जब बोफोर्स हमारे मुल्क में आया। 1999 में जो कारगिल ऑपरेशन था, उसको मॉस्को वैली बोलो और टाइगर हिल्स बोलो, वो बोफोर्स का तोप से ही उसको कैप्चर करने में आसानी हुआ। तो ये भी हम यही सोचेंगे, आपने बहुत बड़ी बात हमारे पास आ जाए कि असल में जो चीज है वो हमें मिलनी चाहिए। पहले वो आ जाए, उसके बाद आप करप्शन हुआ नहीं हुआ, फायदा दिया गया नहीं दिया गया, पॉलिटिकल फायदा हुआ नहीं हुआ, इसकी बात भी की जा सकती है। लेकिन जो जरूरत है वो पूरी हो। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन राफेल को लेकर के सियासी घमासान जारी है। कम से कम 2019 का जो इलेक्शन है इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है और इसके चांसेस नहीं है कि यह मुद्दा कम से कम अभी नरम पड़ेगा। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।